हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। तो ये होने वाली है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। यहाँ पे हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ले रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई जा सकती है इस पे। तो क्या होता है, प्रियोरिटी वाइज हम इसे बनाते हैं, इसलिए जो सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी लिस्ट पे उसे हम सबसे ऊपर रखेंगे, जो कि है पहले की पेन। तो एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स। तो नर्सिंग डायग्नोसिस 2 स्टेप या तो 3 स्टेप में बनती है। एक तो पहला स्टेप जिसमें सिर्फ लिखा हुआ है रिलेटेड टू, ये अगर आपको सिर्फ 2 स्टेप्स में बनानी है तो ये इस तरह से होगा। और अगर 3 में बनानी है तो क्या होगा, एज एविडेंस्ड बाई, मतलब आपको एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर कुछ इस तरह से देना होगा कि एविडेंस किस चीज़ से मिल रहा है आपको कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम 2 स्टेप की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नंदा डायग्नोसिस। तो चलिए बात करते हैं एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन द लंग्स। अभी एक्यूट पेन यानी कि पेन जो है वो कुछ समय पहले ही डेवलप हुआ है, और वो क्यों है, बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन इन द लंग्स। यहाँ पे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात हो रही है। देन अगर इसको 3 स्टेप बनाना हो तो यहाँ पे लिखा जा सकता है एज एविडेंस्ड बाई। एविडेंस में आप ले सकते हो या तो फिर पेन स्केल से ले सकते हो कि हाँ, एज एविडेंस बाय द फेशियल एक्सप्रेशन मेजर्ड बाय द पेन स्केल, इस तरह से लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है फीवर। तो फीवर यहाँ पे नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया का मतलब कि एलिवेटेड टेम्परेचर या फिर फीवर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। तो यहाँ डिजीज कंडीशन में लिखा जा सकता है, या तो फिर रिलेटेड टू इन्फेक्शन भी लिखा जा सकता है, बिकॉज जब भी इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो रेज करता है। तो हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन या फिर इन्फेक्शन एज एविडेंस्ड बाय एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, कि मतलब जो पेशेंट है उसका बॉडी टेम्परेचर एलिवेटेड है। नेक्स्ट आता है ब्रेथलेसनेस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। या अगर आप चाहें तो बार बार डिजीज कंडीशन नहीं लिख सकते हैं, उसकी जगह आप एक पर्टिकुलर रीज़न लिख सकते हैं। जैसे ब्रेथलेसनेस क्यों होगी, बिकॉज ऑफ इनफेक्टिव एयरवे। ठीक है, तो ब्रेथलेसनेस होगी रिलेटेड टू इनफेक्टिव एयरवे, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। एज एविडेंस बाई ब्रेथलेसनेस है अगर, तो आपको उसमें पेशेंट बता भी सकता है डायरेक्ट, लाइक एज एविडेंस बाई डायरेक्ट पेशेंट वर्बलाइजेशन, या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो सकता है, या फिर एज इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन रेट भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायर्ड। तो क्योंकि अभी पेशेंट को इन्फेक्शन हो रखा है, ब्रेथलेसनेस है, तो चांसेस है कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशन भी हो, मतलब जितना उसको फूड की रिक्वायरमेंट है डेली वो उतना ना ले रहा हो और उससे कम ले रहा हो, तो जिसकी वजह से इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाएगा। लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू, नहीं, रिक्वायर्ड एज एविडेंस बाई वेट लेस देन नॉर्मल। तो यहाँ पे वेट लॉस भी हो सकता है या फिर सडन वेट लॉस भी हो सकता है। प्लस यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि पेशेंट जो है वो फूड के लिए मना कर रहा है, लाइक वो फूड इनटेक उसका इस समय नहीं है, तो उसकी वजह से भी इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो सकता है। देन आता है रिस्क वाले को नीचे लिखा जाता है। यहाँ पे ये क्योंकि पुराना है तो इस वजह से इसमें ऊपर लिखा हुआ है। बहरहाल रिस्क जो होता है वो सबसे लास्ट में लिखे जाते हैं। इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंको रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रक्शन, सॉरी। तो बिकॉज ब्रोंकियाज जो है उसमें कंस्ट्रक्शन होगा, जिसकी वजह से इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस होगा, या फिर इंक्रीज्ड म्यूकस प्रोडक्शन। यहाँ पे भी एविडेंस किया जा सकता है कि उसका जो रेस्पिरेशन रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, प्लस शैलो ब्रीदिंग होगी और वीजिंग साउंड ब्रीदिंग के टाइम पे प्रेजेंट होगी। प्लस इसमें आ सकता है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू सेमी कॉन्शियसनेस। अगर बॉडी में ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम होता है तो कॉन्शियसनेस लेवल भी कम होता है मतलब पर्सन का, तो उसकी वजह से इंजरी हो सकती है। क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस कम हो रहा है तो मे बी जो पर्सन है वो फेंट हो जाए, तो इंजरी के चांसेस है। प्लस कुछ एक आध कंडीशंस होती हैं, जैसे कि होता है नॉलेज डेफिशिएंट, नॉलेज डेफिसिट, और उसके बाद हो सकता है एंजाइटी। तो ये हमारे 2 और पॉइंट्स हो सकते हैं कि जो पेशेंट है वो नॉलेज डिफिसिट हो सकता है, तो इसका वो बनेगा नर्सिंग डायग्नोसिस नॉलेज डिफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। अभी डिजीज कंडीशन के बारे में भी हो सकता है वो नॉलेज डिफिसिट, या तो फिर
रिगार्डिंग मेडिकेशन एंड मेडिकेशन रेजिमेन बोल सकते हैं, या तो फिर ट्रीटमेंट रेजिमेन बोल सकते हैं। और उसका एविडेंस हो सकता है कि लाइक पेशेंट जो है वो बार बार क्यूरीज, अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीटेडली पूछ रहा है, तो उससे दिखता है कि पेशेंट जो है वो नॉलेज डेफिसिट है। एनजाइटी हो सकती है उसको, बिकॉज वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसको नहीं पता क्या हो रहा है, प्लस उसको एनजाइटी इस वजह से भी, बिकॉज उसका अभी देखिए एयरवे क्लियरेंस नहीं है, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, फीवर है, पेन है, तो उसको एनजाइटी भी हो सकती है, प्लस हॉस्पिटलाइज्ड है, तो इस वजह से भी एनजाइटी हो सकती है। एनजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन या फिर इनएबिलिटी इन ब्रीदिंग, इस टाइप से हो सकता है, एज एविडेंस्ड बाई फेशियल एक्सप्रेशन। एनजाइटी जो भी होगी वो आपके फेस मतलब पेशेंट के फेस पे ही नजर आएगी। तो ये हो सकते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका केयर प्लान कैसे बनेगा। तो केयर प्लान जब भी बनाया जाता है तो हम सबसे पहले ही हमारी कुछ हेडिंग्स होती है जिनको नोट डाउन किया जाता है, और उसके अकॉर्डिंग ही उसमें हम लोग चीज़ें लिखते हैं। तो सबसे पहले होता है असेसमेंट। असेसमेंट भी दो तरह से होता है, एक होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो पेशेंट हमसे खुद से कह रहा है कि उसको पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, और ऑब्जेक्टिव डेटा वो होता है जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो एविडेंस है हमारे पास कि हाँ उसको सच में वो प्रॉब्लम हो रही है। तो असेसमेंट में होगा सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डेटा। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस, कि मतलब आप किस डायग्नोसिस के रिगार्डिंग अपना जो भी केयर प्लान है वो बना रहे हो। उसके बाद आता है गोल, या तो इसको गोल भी बोल सकते हैं या तो फिर प्लानिंग बोल सकते हैं, कि आपकी कौन कौन मतलब आप एट दी एंड आप किस रिजल्ट पे जाना चाहते हो, आपकी प्लानिंग क्या होगी। उसके बाद आता है इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन में होता है कि लाइक आप अभी सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना चाहते हो। लाइक आपने एक, आपके पास गोल होगा, या तो एक गोल हो सकता है या एक से ज़्यादा भी गोल्स हो सकते हैं, कि आप इवेंचुअली क्या चाहते हो, एट दी एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए। अब उस रिजल्ट को अचीव करने के लिए आप कौन कौन से चीज़ें करोगे, वो होता है इंटरवेंशन। उसके बाद इंटरवेंशन को आपने अप्लाई करा तो आप उसको लिखोगे इम्प्लीमेंटेशन में। अगर इंटरवेंशन है कि आप बेसलाइन डेटा ले रहे हो, लाइक उसके वाइटल्स वगैरह ले रहे हो, तो इम्प्लीमेंटेशन में आएगा कि हाँ आपने वाइटल्स जो है वो ले लिए हैं। उसके बाद आता है रेशनल। रेशनल का मतलब होता है लाइक आपने वो काम क्यों किया, उसके पीछे का रीज़न क्या था। रीज़न को ही यहाँ पे रेशनल कहा जाता है। लाइक अगर आपने उसका वाइटल्स लिए तो क्यों लिए, ताकि आप उसकी बेसलाइन डेटा जान सको ना, उसकी डिजीज कंडीशन जान सको, इसलिए। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, एंड स्टेप होता है जब आपने प्रोसीजर उस पर पर्टिकुलर कर लिया, उसका रेशनल आपको पता है कि हाँ अगर सपोज एज फीवर है तो आपने उसको कोल्ड स्पंजिंग दी। अब आपको पता है कि कोल्ड स्पंजिंग का रेशनल क्या है, और उसके बाद जब सब कुछ आपने कर लिया तो उससे आपको एंड रिजल्ट क्या मिला। जो आपका एंड रिजल्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे, वो इवैल्यूएशन में आएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो गोल था उससे आपका इवैल्यूएशन मीट किया, कुछ ना कुछ कमी बेशी हो सकती है। तो उस समय पे आपका जो भी लाइक आपने गोल मीट किया है वो इवैल्यूएशन के अंदर में जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे बात की गई है पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन। तो इसमें कुछ एक आध जगहों पे गलतियाँ हैं, बिकॉज ये काफ़ी पुराना है, तो आई होप आप लोग थोड़ा सा समझ लें। तो यहाँ पे अभी जैसे पीछे एक्यूट पेन की बात करी गई थी रिलेटेड टू इन्फेक्शन, तो यहाँ पे उस डायग्नोसिस को लिया गया है। यहाँ पे आप या तो डायग्नोसिस भी लिख सकते हैं या तो नर्सिंग डायग्नोसिस भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस लिखेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो अगर पेशेंट को पेन है तो वो सब्जेक्टिव में क्या बताएगा कि भाई उसको पेन है, वो कंप्लेन करेगा फॉर द पेन। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, सब ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या है कि आपको कैसे पता चल रहा है कि उसको सच में पेन है, तो वो आपको पेन स्केल की हेल्प से पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है गोल। तो गोल क्या होगा कि रिड्यूस द पेन। उसके बाद आप पेशेंट के स्टेबल को नॉर्मलाइज करोगे और उसको रिलीफ मिले, ऐसा कुछ आप एक गोल बना रहे हो। या तो यहाँ पे आप सिंपली एक गोल भी लिख सकते हो कि रिड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट, या टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द पेन, या फिर टू रिड्यूस द पेन, दोनों ही सही रहेंगे। इंटेंसिटी भी अगर कम हो जाएगी तो वो एक तरीके से आपका गोल हो सकता है। तो इंटरवेंशन में क्या होगा, सबसे पहले तो इंटरवेंशन में हमेशा आपको बेस लाइन लेनी होती है, लाइक आप उसको वाइटल्स लोगे, या फिर अगर इसमें पेन है तो आप विद द हेल्प ऑफ पेन स्केल नापोगे कि आखिर उसको कितना इंटेंसिटी का पेन है और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी कितनी देर पे वापस रिपीट कर रहा है।
इम्प्लीमेंट में आपने क्या, ठीक है, आपने पेन स्केल से देखना था, बेसलाइन डेटा लेना था और आपने उसको ले लिया, तो यही हमारा इम्प्लीमेंटेशन था। रेशनल कि आपने आखिर आपने बेसलाइन डेटा लिया, वो क्यों लिया है, तो वो इसलिए लिया है ताकि आपको पेशेंट की कंडीशन पता चल सके। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। अभी कंफर्टेबल पोजीशन देने से क्या होगा कि अगर पेशेंट को जैसे इन केस वो लिटरल पोजीशन में, तो ऑब्वियसली बात है उसको सांस लेने में और ज़्यादा दिक्कत होगी और पेन उसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है। तो आप एक प्रॉपर पोजीशन उसको दोगे, तो यहाँ पे हाई फाउलर पोजीशन जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड की गई। उससे क्या हो रहा है कि बॉडी मैकेनिज्म ठीक हो रहा है और जो भी पेन होगा वो कम होगा। यहाँ पे बेड सोर इस वजह से लिखा है कि इन केस अगर वहाँ पे पेशेंट को बेड सोर है तो, अदरवाइज लिखने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड कंफर्टेबल डिवाइसेस। अभी जो कंफर्ट डिवाइसेस होती हैं जैसे कि एक्स्ट्रा पिलोज हो सकती हैं या फिर जो भी रेस्ट हेड रेस्ट है, इस तरह से जो भी आपको कंफर्ट डिवाइस देनी है, जैसे यहाँ पे पिलो और हॉट वाटर बैग्स दिया गया, तो आप उस तरह की चीज़ें दे सकते हो जिससे क्या होगा, पेशेंट को और कंफर्टेबल फील होगा। उसका रेशनल ये है। देन आता है उसको डाइवर्जनल थेरेपी दे सकते हैं इन केस, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को एंजाइटी भी होती है। वो कई बार होता है ना कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी उनके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो चुका होता है कि वो अगर एक ही चीज़ के बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हैं कि नहीं मुझे सांस नहीं आ रही है या फिर मुझे पेन हो रहा है, तो उन्हें वो चीज़ ज़्यादा फील होगी। इसलिए आप उसको डाइवर्जनल थेरेपी भी दे सकते हो। तो डाइवर्जनल थेरेपी में आप पेशेंट के मुताबिक, जैसे अगर उसको गाने सुनना पसंद है या इन केस टीवी तो जैसे कई जगहों पे नहीं होती बट प्राइवेट वार्ड्स में होती है, तो आप वो लगा सकते हो या म्यूज़िक लगा सकते हो, या अगर बुक्स पढ़ना पसंद है, न्यूज़पेपर, जो भी अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स लाइक प्रियोरिटीज़ या फिर उसकी जो भी उसका इंटरेस्ट है, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट आप उसको डाइवर्शनल थेरेपीज दे सकते हो। तो माइंड डाइवर्ट होगा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली पेन भी रिलीव होगा। देन लास्ट होता है, क्योंकि नर्सिंग है तो नर्सिंग में आप हमेशा कभी भी शुरुआती तौर पे आप उसको मेडिकेशन पेशेंट को नहीं दे सकते, बिकॉज वो एज ए नर्स आपका काम नहीं है। मेडिकेशन एक फिजिशियन का काम होता है। तो सबसे पहले आप बाकी चीज़ें करोगे जिससे कि पेशेंट का पेन कम हो सके। आप नेक्स्ट लास्ट जो होगा आपका, वो आप करोगे कि आपने उसको मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन, जो भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो आप दोगे। तो जैसे एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक में आपने कौन सी दिया वो भी मेंशन कर सकते हो कि ट्रामाडोल दिया है या फिर अल्ट्रासेट है, जो भी वो मेडिकेशन है तो आपने वो दिया है, वो आईवी है या टैबलेट फॉर्म में, जो भी आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। और एनाल्जेसिक कर क्या रही है, वो पेन रिलीफ में हेल्प कराएगी। अभी आपने जब इतना सब कुछ कर लिया तो उसका एंड इवेल्युएशन क्या हुआ, एक्सपेक्टेड आउटकम जो होगा वो पेशेंट को जो पेन है वो कम हो जाएगा। अभी बिकॉज यहाँ पे फीमेल पेशेंट की बात हुई थी इसलिए यहाँ पे ब्रेस्ट लिख दिया गया है, वरना आप यहाँ पे नॉर्मली चेस्ट लिख सकते हो कि जो पेशेंट का चेस्ट पेन है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये था हमारा सबसे पहला डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस जो था उस पर था, जो कि था एक्यूट पेन। नेक्स्ट आता है हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। अभी वहाँ पे भी ये सेम हेडिंग्स है सारी की सारी, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल और इवेल्युएशन। तो अगर हाइपोथर्मिया की बात करेंगे तो यहाँ सब्जेक्टिव डेटा होगा कि पेशेंट खुद बोल सकता है कि हाँ उसको फीवर है। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा, जब आप उसको थर्मोमीटर पे मेजर करोगे बॉडी टेम्परेचर तो वो रेज्ड आएगा, लाइक 98.6 अबव जाएगा। ठीक है, अभी बिकॉज इन्फेक्शन है तो वो हो सकता है कि 100 अबव भी जा सकता है, जो भी आप टेम्परेचर यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो। देन आपका डायग्नोसिस क्या, हाइपोथर्मिया रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। यहाँ पे डिजीज कंडीशन भी हो सकता है या तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसके बाद आपका गोल क्या होगा कि आप फीवर को मैनेज करो, टू रिड्यूस द फीवर, या फिर लिख सकते हैं टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। आप यहाँ दोनों ही चीज़ें लिख सकते हो, क्योंकि फीवर तो रिड्यूस हो गया, बहुत लोग लिख सकते हैं टू रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर, जो कि गलत है। आपको बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस नहीं करना है, आपको बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करना है, लाइक एक लेवल है आपको वहाँ तक ले जाना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको हाइपरथर्मिया से आप उसको हाइपोथर्मिया में ले गए, ऐसा वाला सीन नहीं है। तो यहाँ पे लिखना होता है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। अब उसके लिए आप एग्जैक्टली क्या क्या करोगे, तो सबसे पहले आपका इंटरवेंशन होगा कि आपने पेशेंट को असेस कर लिया। असेस में आप क्या करोगे, आप उसका वाइटल लोगे जिससे पता चल जाएगा बॉडी टेम्परेचर कितना है। अभी बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे जो कंडीशन है उसमें 102 डिग्री है, तो अगर एक्सिलरी ले रहे हो तो जो भी टेम्परेचर आ रहा है उसमें +1 होता है,
या फिर रेक्टल ले रहे हो तो -1 टेम्परेचर लिखा जाता है, और अगर ओरली टेम्परेचर लिया जा रहा है तो एज इट इज लिख दिया जाता है। तो जो भी टेम्परेचर आप अपने हिसाब से लिख दो वहाँ पे कि असेस कर लिया है। अब असेसमेंट क्यों हुआ? ताकि बॉडी का टेम्परेचर पता चल सके और उसी अकॉर्डिंगली आप उसको मैनेज करोगे। उसके बाद आपने यहाँ पे वाइटल्स चेक कर लिए सारे के सारे कि क्या है क्या नहीं है। प्लस इसमें एक ये भी चीज़ हम देख सकते हैं कि पेशेंट को राइगर है या नहीं। राइगर मतलब शिवरिंग उसको हो रही है कि नहीं, बिकॉज इन केस उसको शिवरिंग अगर प्रेजेंट है तो आप उसको कोल्ड कंप्रेस नहीं देते हैं, बिकॉज उसको ऑलरेडी अगर वो शिवर कर रहा है मतलब वो काँप रहा है तो आप उसको कोल्ड कंप्रेस और ज़्यादा नहीं दोगे। तो ये भी चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। देन आ जाता है अगर उसको ऐसा सच कुछ नहीं है तो उसको कोल्ड स्पंजिंग देंगे। अभी कोल्ड स्पंजिंग देंगे क्योंकि लाइक अगर आप कोल्ड स्पंजिंग दे रहे हो तो बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है इवेंचुअली टू रिड्यूस द फीवर। देन जो रूम होगा उसको वेंटिलेटेड रखोगे। ऐसा नहीं है कि लाइक उसमें क्रॉस वेंटिलेशन प्रेजेंट होना चाहिए, बिल्कुल आप कॉम्पैक्ट नहीं रखोगे, उसमें ओपन कर दोगे ताकि एयर जो है वो पास आउट होते रहे और सफोकेशन वगैरह की प्रॉब्लम ऐसा ना हो। तो वो उससे भी काल्मिंग एक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। देन आफ्टर जो भी एंटीपायरेटिक्स हैं जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं उस हिसाब से आप उसको मेडिकेशन दे दोगे। तो यहाँ पे मेडिकेशन वही देनी है जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है। वो या तो पैरासीटामोल हो सकती है या फिर उसके जो भी लाइक ट्रेड नेम से आप उसको भी लिख सकते हो। और वो कितना mg है, लाइक 650 mg है या 500 mg है, उस अकॉर्डिंग होगा। तो आपने मेडिकेशन क्यों दी? ताकि पेशेंट का जो फीवर है वो रिड्यूस हो या फिर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो। नेक्स्ट इसका इवैल्यूएशन क्या होगा? अभी आपने इतना सब कुछ जब किया उसके बाद आपको रिजल्ट क्या मिला? तो यहाँ पे होगा कि जो पेशेंट का टेम्परेचर होगा वो कुछ नीचे जाएगा, लाइक उसका कुछ स्टेबल होगा उसका बॉडी टेम्परेचर। तो जैसे यहाँ पे है 99.9 डिग्री, तो बॉडी टेम्परेचर स्टेबलाइज होगा या फिर जितना भी स्टेबलाइज हो रहा है, ज़रूरी नहीं है कितना ज़्यादा हो जाए, मे बी नॉर्मल हो सकता है, मे बी कुछ हाई हो सकता है जैसे इसमें भी, क्योंकि 98.6 नॉर्मल होता है, अभी भी देखिए 99.9 है, इसका मतलब कुछ हाई है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो कम हो चुका है। लाइक जो आपने इतने सारे मेजर्स लिए उसका एक एंड रिजल्ट ये आ गया कि हाँ भाई बॉडी टेम्परेचर जो था वो इवेंचुअली डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। इनफेक्टिव, तो यहाँ पे भी वही सेम हेडिंग्स रिपीट होंगी। असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल एंड इवेलुएशन। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव डेटा, पेशेंट खुद बोलेगा कि हाँ भाई उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर कफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। देन उसका ऑब्जेक्टिव डेटा क्या होगा कि कफ उसको आप देख पाओगे कि हाँ उसको ऑन ऑब्जर्वेशन आपको पता चलेगा कि उसको कफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, वीजिंग साउंड हो सकती है या फिर शॉर्ट ब्रीथ मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। देन आपका नर्सिंग डायग्नोसिस है इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, या फिर म्यूकस फॉर्मेशन भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगर इन केस म्यूकस फॉर्मेशन है तो। गोल आपका क्या होगा? टू रिड्यूस द कफ या फिर टू गिव कंफर्ट और टू रिमूव सिक्रीशंस। यहाँ पे आपका जो भी गोल है आप उसको लिख सकते हो। देन आता है इंटरवेंशन कि आप सबसे पहले करोगे क्या उसकी कंडीशन को नॉर्मलाइज कराने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइक उसको कितना कंसिस्टेंसी में, लाइक कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट है उसकी जो कफिंग है वो कितना ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, और सिक्रीशंस हैं तो कितना है, लाइक सिक्रीशंस प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो सब भी हमें देख लेना है। तो अगर कफिंग बहुत ज़्यादा है कि लाइक उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होगी, कफिंग हो रही होगी म्यूकस की वजह से, तो आपको बेसलाइन डेटा मिल गया। बेसलाइन से आप बेटर केयर प्लान बना पाओगे। अगर आपके पास बेसलाइन है, अगर आपने किसी चीज़ की बेस को समझ लिया तो आप बेटर तरीके से उसके लिए जो भी आपके प्रोसीजर है उसको बेटरली कर पाओगे। तो क्या होगा, आपको यहाँ पे उसको दिन भर में जो भी है थोड़ा सा वार्म लिक्विड देना है, चाहे वो जूस के फॉर्म में हो, लाइक जूस तो वैसे ठंडा हो जाएगा, चाहे वो सूप के फॉर्म में हो या फिर वाटर हो, या फिर जो भी वार्म लिक्विड्स होते हैं या टी वगैरह इन केस इफ़ अलाउड, तो आप वो सब दे सकते हो। तो उससे भी क्या होगा कि अगर पेशेंट कुछ गर्म चीज़ें ले रहा है तो उससे भी जो म्यूकस है वो थोड़ा सा लाइक उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन में थोड़ा उसको रिलीफ मिलेगा,
क्योंकि वार्म चीज़ें जो होती हैं वो डायलेटर एज एन डायलेशन काम करती है, वो चीज़ों को डायलेट कराती हैं, ठीक है। तो वो दे दिया गया, तो उससे क्या होगा, एक तो हाइड्रेशन लेवल बढ़ेगा और दूसरा जो है कि जो कंस्ट्रिक्शन है वो भी कम होगा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आप चेस्ट फिजियोथेरेपी भी उसको दे सकते हो कि उसमें कप शेप बना के, लाइक इस तरह से कप शेप बना के पेशेंट के बैक पे हल्का सा लाइक कपिंग की जाती है, जिससे कि क्या हो, जो भी म्यूकस होगा वो ताकि थोड़ा सा डिजोल्व हो और वो कफ थेरेपी में उसके बाद पेशेंट के लाइक लंग्स के बाहर आ सके। उसके बाद हम उसे एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हैं ऑन स्पेग्मोमीटर। तो उसमें क्या होगा कि स्पायरोमीटर लाइक इस तरह का एक टूल होता है कि उसमें क्या होता है, बॉल्स होती हैं। तो यहाँ पे बॉल्स होती है, तो उनको बॉल्स को विद द हेल्प ऑफ आप लाइक उसमें फूकना होता है और वो बॉल्स ऊपर जाती हैं। तो एक सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज होती है, आप इसको करने के लिए भी दे सकते हो ताकि उसका जो लंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो। और नेक्स्ट क्या होगा, आप उसको ऑक्सीजन थेरेपी इफ़ अगर लाइक उसको जिस भी तरह से ऑक्सीजन कही गई है, चाहे लाइक अगर उसको कॉन्टिन्यू लगी हुई है उस तरह से, या फिर इनकेस जैसे भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस तरह से आपको ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। उसके बाद इनकेस नेबुलाइज़र इफ़ एडवाइज्ड है तो आपको वो देना है ताकि एयरवे जो है वो ज़्यादा ओपन हो और उसका क्लियरेंस बढ़े। एंड एट दी एंड आप उसको जो भी मेडिकेशन वगैरह है जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो दोगे। तो अभी इतना सब कुछ करने के बाद जो आपका इवैल्यूएशन होगा कि जो ब्रीदिंग साउंड है वो क्लियर होगी। जैसे कि अगर ब्रीदिंग साउंड अगर इनएफेक्टिव एयरवे है तो ब्रीदिंग साउंड वीजिंग साउंड होगी, जैसे एक सीटी नुमा आवाज़ आएगी जब जब पेशेंट ब्रीथ करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्रीदिंग साउंड नॉर्मल हो जाएगी और रेस्पिरेशन रेट भी होगा वो नॉर्मल की तरफ जाएगा। अभी जैसे रेस्पिरेशन रेट अगर यहाँ पे अगर एयरवे क्लियरेंस नहीं है तो रेस्पिरेशन रेट ऑटोमेटिकली है कि हाई होगा, क्योंकि पेशेंट शैलो ब्रीदिंग कर रहा होगा। अब जब उसका अगर एयरवे क्लियरेंस हो गया है तो उसको नॉर्मल ब्रीदिंग वो ले पाएगा और उसकी वजह से रेस्पिरेशन भी उसका न्यूट्रलाइज होगा। तो ये थे हमारे 3 नर्सिंग केयर प्लान जो कि थे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस पे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टिल देन, थैंक यू।